स्टूडेंट, मैं मनीष। हम लोगों ने नीव रासुंडा का बुक जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है आज नीव रासुंडा का 5 क्लास है, जो कि हम लोग इसमें एग्रोनॉमी पोर्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, इस एग्रोनॉमी पोर्शन में हमने जो है सेकंड यूनिट तक देख लिया था। आज थर्ड यूनिट है जो कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से रिलेट करता है। ठीक है, तो हम लोग आज यूनिट 3 इकोनॉमी पर्सन का न्यू राजसुंडा बुक का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है एग्रो, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग जो है इसके बारे में है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है इनिशिएट हुआ था 1988 में। कब इनिशिएट हुआ था दोस्तों? तो 1988 में जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है इनिशिएट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? प्लानिंग कमीशन के द्वारा हुआ था। किसके अंडर हुआ था? 7th ईयर प्लान के अंदर जो हुआ था, इनिशिएट हुआ था। ठीक है, जब रूरल एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है 1988 में इनिशिएट हुआ था। किसके अंडर हुआ था? 7th ईयर प्लान के अंडर हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? प्लानिंग कमीशन के द्वारा हुआ था। ठीक है, हमेशा ये पूछ लेता है कभी कभी कि किसके द्वारा हुआ था? प्लानिंग कमीशन के द्वारा हुआ था। किसके अंडर में हुआ था? तो ठीक है, 7th ईयर प्लान के अंडर में हुआ था। कब इनिशिएट हुआ था? तो 1988 में जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है इनिशिएट हुआ था। चलिए अब पढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बोल रहा है रीजनल प्लानिंग वाज कम्स। ठीक है, रीजनल प्लानिंग वाज कम इनटू फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, रीजनल प्लानिंग जो है किसके फोर्स के बेसिस पर आया था? तो एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर के बेसिस पर आया था। क्यों आया था? क्योंकि किसके लिए आया था? बैलेंस रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए आया था। ठीक है, रीजनल प्लानिंग जो है किसके फोर्स के बेसिस पे आया था? तो एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर के बेसिस पे आया था। किसके लिए आया था? और बैलेंस रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए इसको लाया गया था दोस्तों। ठीक है, जो रीजनल प्लानिंग का जो प्लानिंग कमीशन का जो हेडेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होते हैं। रीजनल प्लानिंग का है जो है प्लानिंग कमीशन का जो हेड होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों? तो होते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। तो अभी जो है प्लानिंग कमीशन का हेड कौन है? तो अभी फिलहाल में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में जानते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसे बोलते हैं? ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन बेसिकली क्लासिफाई किया गया है किसके द्वारा, किसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था? तो दोस्तों एग्रो क्लाइमेटिक जोन बेसिकली क्लासिफाई अंडर क्राइटेरिया होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? तो होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, इसके बेसिस पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है कि मतलब सॉइल का किसी एरिया में सॉइल का होमोजेनिटी देख के, या उस वाटर रिसोर्सेज के होमोजेनिटी देख के, या क्रॉपिंग सिस्टम के होमोजेनिटी देख के, या टेम्परेचर उस एरिया का कैसा, उसके बेसिस पे जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अनुसार जो है इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा इंडिया के प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है, 50 एग्रो क्लाइमेटिक जोन को, इंडिया को 50 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेकिन आईसीआर ने, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है इंडिया को। ठीक है, आईसीआर इंडिया को कितना एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था? 131, मतलब 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया है आईसीआर। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों। अगला पॉइंट है ट्रांसजेनेटिक प्लेन जोन के बारे में है। ठीक है, ट्रांसजेनेटिक प्लेन के बारे में है। तो ट्रांसजेनेटिक प्लेन जोन के बारे में है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ कंसिस्ट करता है? तो ट्रांसजेनिक प्लेन जो होता है पंजाब हरियाणा, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़,
गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये सब को क्या होता है, ट्रांसजेनेटिक प्लेन जोन में कौन कौन सा आते हैं, तो पंजाब आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, चंडीगढ़ आता है और गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से मतलब प्लेस जो हैं इस ट्रांसजेनेटिक प्लेन में जो है आते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसजेनेटिक प्लेन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इट हैज, ठीक है, ट्रांसजेनेटिक प्लेन जोन है, इसके पास क्या होता है, हाईएस्ट इरिगेशन एरिया होता है, ठीक है। ट्रांसजेनेटिक प्लेन जोन के पास क्या होता है दोस्तों, तो हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया होता है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया होता है, ठीक है, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है एंड हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। जो ट्रांसजेनेटिक प्लेन हमारा प्लेन जोन है ना, उसके पास इरिगेटेड एरिया क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है। हाईएस्ट सोन एरिया होता है, मतलब क्रॉप को ग्रोइंग करने का एरिया जो होता है, हाईएस्ट नेट एरिया जो होता है अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी हाईएस्ट होता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है उस ट्रांसजेनेटिक प्लेन में, ठीक है, प्लेन जोन में। जो कहाँ कौन कौन सा आता है, इसमें कौन कौन सा आता है दोस्तों, ट्रांसजेनेटिक प्लेन, तो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर एंड राजस्थान, इस सब में आता है दोस्तों। अब देखते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो है बेसिकली मॉडिफिकेशन है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का जो है यह एक कट यूनिट है, ठीक है, लैंड का कट यूनिट है, ठीक है। वेन वेन क्या बोल रहा है, वेन सब सप्रीमे सब when superimposed on land form and kinds of soil, ठीक है, kinds of soil and soil condition that act as a modification of climate and length of the growing period। बेसिकली जो है एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो है मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का है। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल का कंडीशन है या सॉइल कौन सा सॉइल का काइंड्स है, ठीक है, जो प्रकार है उसको मतलब उसके बेसिस पर इसको बनाया गया है, मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू NBSS and LUP, according to NBSS and LUP, India has been divided into 21 एग्रोक्लाइमेटिक इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। इंडिया को कितना इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है, 21, किसके अनुसार, NBSS एंड LUP के अनुसार, ठीक है। लेकिन अब वो 2020 हो गया है, ठीक है। अब ये NBSS एंड LUP क्या होता है, ये हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपना इस पर एक बड़ा, क्योंकि इस वीडियो में करेंगे तो लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इस पर कल चर्चा करेंगे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू ICR के अनुसार एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है आठ पार्ट में, इंडिया का एग्रो इकोलॉजिकल जोन को आठ जोन में डिवाइड किया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICR। तो यह हमेशा सब पूछ लेता है कि NBSS एंड LUP के द्वारा मतलब के अनुसार जो है एग्रीकल्चर एग्रो इकोलॉजिकल रीजन कितना पार्ट में डिवाइड है, कितने जोन में डिवाइड है, तो 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड है। और ICR के अनुसार जो होता है 8 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड है, मतलब जोन में डिवाइड है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है दोस्तों ड्राउट के बारे में है, ठीक है, सॉरी, आगे जो दोस्तों है ड्राउट के बारे में है, तो बोल रहा है as a situation occurring in any area in a year when annual rainfall is less than 75% of normal is known as drought। मतलब ऐसा एरिया, ऐसा सिचुएशन
कि उस एरिया में जो एनुअल रेनफॉल है 75% से 75% से 75% नॉर्मल रेनफॉल से कम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। ऐसा सिचुएशन आ जाए किसी एरिया में कि नॉर्मल रेनफॉल से 75% कम रेनफॉल एनुअल रेनफॉल हो जाए, तो उस एरिया को हम या उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं दोस्तों। बोल रहा है वेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल, बोल रहा है वेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज एवं 50% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, अगर डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का डिफिशियंसी नॉर्मल रेनफॉल के 50% से एवब हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सीवियर ड्रॉट बोलते हैं दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं, सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। सीवियर ड्रॉट किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर ठीक है नॉर्मल रेनफॉल से एवब 50% रेनफॉल हो जाए, ठीक है, तो उसको सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज एवब 50% ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, तो इज कॉल्ड क्या होता है, सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स। अब मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स क्या बोलते हैं दोस्तों, इट इज ए रेशियो बिटवीन, ठीक है, या एक रेशियो है किसके, बिटवीन रेनफॉल एट 50% probability level of level to potential evapotranspiration of the corresponding period। ठीक है, यह रेशियो है किसके बिटवीन रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल, ठीक है, टू पोटेंशियल ट्रांसपायरेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड। ठीक है, मेनली यह रेशियो है किसके बिटवीन दोस्तों, तो रेनफॉल ऑफ 50% प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई किसके, पोटेंशियल ऑफ इवोपो ट्रांसपायरेशन के बीच का ये जो है रेशियो है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, यह रेशियो होता है किसके बीच रेशियो होता है, तो रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी और कि पोटेंशियल इवोपो ट्रांसपायरेशन के बीच का यह रेशियो होता है दोस्तों, मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है इवोपो ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ठीक है, इवोपो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर, ठीक है, अगर इवापोरेशन, ठीक है, अगर इवापोरेशन सॉइल सरफेस से हो रहा है, ठीक है, अगर इवापोरेशन सॉइल के सरफेस से इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, सॉइल के सरफेस से क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर वाटर का लॉसेज किसके द्वारा, सन के लाइट के द्वारा हो रहा है, मतलब सॉइल के सरफेस से हो रहा है, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर प्लांट के पार्ट से जो होता है वाटर का लॉस हो रहा है, प्लांट के पार्ट से जो है वाटर का लॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है, आगे आगे पढ़ते हैं। सॉइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटेड फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, सही बात बोल रहा है कि जो सॉइल मॉइस्चर है, ठीक है, लिमिटेड फैक्टर है, किसके लिए लिमिटेड फैक्टर है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए लिमिटेड फैक्टर है। ये क्यों लिमिटेड फैक्टर है, अगर भाई अगर सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो क्रॉप का ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पाएगा, जिससे हमको प्रोडक्शन अच्छा से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि सॉइल मॉइस्चर इज मोस्ट लिमिटेड फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा है अबाउट 60 to 70% ऑफ रेनफॉल इज लॉस थ्रू इवापोरेशन। जो हमारा इवापोरेशन के द्वारा जो होता है 60 से 70% रेनफॉल का लॉस हो जाता है। ठीक है, कितना परसेंट इवापोरेशन में लॉस हो जाता है, जो 60 से 70% रेनफॉल इवापोरेशन में लॉस हो जाता है। ठीक है, इवापोरेशन के चलते लॉस हो जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द इवोपो ट्रांसपायरेशन इज द इवापोरेशन। ठीक है, इवोपो ट्रांसपायरेशन इज द इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड ठीक है, देखो इवापोरेशन कहाँ से हो रहा है, सॉइल सरफेस से। ठीक है, एंड ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द
प्लांट सरफेस। ठीक है, बोल रहा है कि जो इवोपोट्रांसपायरेशन होता है उसका इवापोरेशन जो होता है सॉइल सरफेस से होता है और ट्रांसपायरेशन जो होता है प्लांट के सरफेस से होता है। ठीक है, अगर प्लांट के सरफेस से, ठीक है, प्लांट के सरफेस से या चाहे वो लीफ हो जाए, ठीक है, लीफ हो या कोई भी पार्ट हो, अगर प्लांट के पार्ट से लॉस हो रहा है तो उसको ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। अगर सॉइल के सरफेस से वाटर का लॉस हो रहा है तो उसको इवापोरेशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब आ रहा है एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। देखिए, मटेरियल्स आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, वैसा मटेरियल जो प्लांट के सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं जिससे क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन का रेट होता है या ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट से रिड्यूस हो जाता है, उसको एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, उस मटेरियल या उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जिसका अप्लाई करने पर, प्लांट सरफेस पे अप्लाई करने पर जो ट्रांसपायरेशन का रेट होता है या ट्रांसपायरेशन होता है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब एंटी ट्रांसपेरेंस रिड्यूस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एंटी ट्रांसपेरेंस जो होता है क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को भी रिड्यूस करता है। इसीलिए हमको क्या करना रहता है, देयर यूज शुड बी लिमिटेड। इसीलिए हम लोग को एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज जो है लिमिटेड करना पड़ता है। किसके लिए, टू सेव द क्रॉप फ्रॉम डेथ अंडर सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस। मतलब सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस के अंदर प्लांट का डेथ ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिटेड यूज करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट का दोस्तों। ठीक है, अब आगे बोल रहा है दे हैव सम, ठीक है, दे हम सम प्रैक्टिसेज यूज इन नर्सरीज। ठीक है, कोई दे आर बोल रहा है दे हैव सम प्रैक्टिकल यूज इन नर्सरी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, हम लोग सम प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पे, नर्सरी में और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट का, जिससे क्या होता है कि जो होता है ट्रांसपायरेशन का रेट जो होता है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब एंटी ट्रांसपेरेंट मेनली 4 टाइप का होता है। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट दोस्तों कितने प्रकार का होता है, मेनली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कौन कौन से एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है दोस्तों कि स्टोमल क्लोजिंग टाइप होता है। फर्स्ट जो एंटी ट्रांसपेरेंट होता है स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप होता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्या होता है, स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, दे रिड्यूस वाटर लॉसेस थ्रू क्लोजिंग स्टोमाटा। इसका रिड्यूस वाटर लॉसेस का रिड्यूस ये करता है किसके थ्रू, क्या होता है, क्लोज स्टोमाटा के थ्रू। अब क्लोज स्टोमाटा हो जाएगा तो उससे जो होता है हमारा जो वाटर होता है, वाटर का ट्रांसपेरेंट रेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये तो जनरली होता ही है, क्योंकि अधिकतर जो होता है प्लांट से स्टोमाटा का थ्रू ही ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, अगर स्टोमाटा क्लोज रहेगा तो क्या होता है, वाटर का लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है एट द रेट ऑफ 10⁻³ किसका उपयोग किया जाता है, इसके लिए स्टोमाटा का क्लोजिंग के लिए कौन सा क्या एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज किया जाता है, तो फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है स्टोमाटा क्लोजिंग के लिए। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, एक मिनट नीचे। हाँ, एट्राजीन एंड CO2 इज आल्सो इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, स्टोमाटा के क्लोजिंग के लिए एल्ट्राजीन और CO2 भी इफेक्टिव होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला तो पढ़ लिए स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप पढ़ लिए, और आगे बोल रहा है सेकंड जो है फिल्म फॉर्मिंग क्या होता है। देखिए देखते हैं फिल्म फॉर्मिंग क्या होता है। चेक
बोल रहा है चेक ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को रोकता है, मतलब चेक मतलब रोकना भी हो जाएगा। चेक ट्रांसपायरेशन लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, जो फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर, थिन, जो फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म विच एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर। क्या होता है इसमें कि थिन फिल्म बन जाता है, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन लॉस का ट्रांसपायरेशन लॉस को क्या होता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, जो एक्ट करता है फिजिकल बैरियर की तरह, ठीक है, किसके तरह एक्ट करता है, फिजिकल बैरियर की तरह होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब प्लांट के पार्ट में हम क्या करते हैं, वैक्सी मतलब एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पतला जो थिन फिल्म बन जाता है, फिल्म बन जाता है उस पर, जिससे क्या होता है ट्रांसपायरेशन का रेट जो होता है रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए ये लीफ हो गया, ठीक है, और लीफ हो गया, इस पर वैक्स, कोई ऐसा वैक्स मतलब ऐड कर दिए इस पर, ठीक है, पतला लेयर बना दिए, फिल्म का लेयर बना दिए इस पर, तो इससे क्या हो जाता है कि जो ट्रांसपायरेशन का रेट जो होता है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा, ठीक है, वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हीट को क्या करेगा, ये जो लेयर है हीट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे वजह से ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है एंटी ट्रांसपेरेंट का, मोबाइल लीफ दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया दोस्तों, मोबाइल लीफ, हेक्सा हेक्सा डी डाइकोनोल दिया है, हेक्सा डाइकोनोल दिया है, सिलिकॉन दिया है, ऑयल दिया है, या वैक्स दिया है, ये सब क्या भी फिल्म फॉर्मिंग जो है फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख रहा है रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, थर्ड एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप उसमें है। इसमें क्या होता है, दिस केमिकल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन, इसमें केमिकल्स होता है जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड रिड्यूस टेम्परेचर लिफ्ट टेम्परेचर, और रिड्यूस्ड लिफ्ट टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। इससे क्या होता है कि हम मान लीजिए प्लांट के पार्ट है, मान लीजिए लीफी है पार्ट में, कोई प्लांट का पार्ट हो गया, ठीक ठीक है, अब इस पर क्या करते हैं, केमिकल का हम स्प्रे करते हैं, जिससे जिसके चलते क्या होता है कि रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस पर अच्छा तरह से इससे आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है तुरंत, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है, लीफ का जो टेम्परेचर होता है और रिड्यूस हो जाता है। अगर लीफ का टेम्परेचर अगर जैसे ही यहाँ पर जो हीट आया या हीट आया सनलाइट आया तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया, जिसके चलते क्या होता है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो था प्लांट का जो टेम्परेचर होता है रिड्यूस हो जाता है। अगर प्लांट का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया तो ट्रांसपायरेशन रेट घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट हीट या टेम्परेचर जो होता है सरफेस, इस सरफेस पे लीफ के सरफेस पे क्या होता है, लीफ का सरफेस का टेम्परेचर जो होता है घट जाता है, इसीलिए क्या होता है ट्रांसपेरेंट रेट भी घट जाता है। चलिए अब देखें इसके लिए क्या कौन सा केमिकल का यूज करते हैं दोस्तों, तो कैलोलिन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं दोस्तों, सॉरी एक मिनट, किसका यूज करते हैं, कायोलिन का यूज करते हैं, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 50%, ठीक है, रिड्यूस प्लांट ट्रांसपायरेशन रेट, या क्या होता है 5% रिड्यूस ट्रांसपायरेशन रेट, या किस रेट से, अगर कायोलिन का यूज करेंगे तो 5% के रेट से रिड्यूस करेगा ट्रांसपायरेशन रेट को, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट जो होता है, फोर्थ एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेंट होता है। इसमें क्या होता है, दिस केमिकल रिड्यूस सूट, या क्या करता है, या इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो क्या जो करते हैं, सूट के जो होते हैं सूट की हाइट को या ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं रूट के ग्रोथ को। तो इससे होगा क्या कि जो प्लांट पार्ट जो होता है जो सरफेस से ऊपर होता है वो मतलब शॉर्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि प्लांट का जो होता है शॉर्ट हो जाता है, तो 10 इनेबल प्लांट टू रिस्ट्रिक्ट ड्राउट, जो ठीक है, रिस्ट्रिक्ट ड्राउट मतलब, तो अगर रूट का ग्रोथ अगर ज़्यादा हो जाए और सूट का जो ग्रोथ होता है रिड्यूस हो जाए, तो उससे क्या होता है ड्राउट सहने का, प्लांट में ड्राउट सहने का क्षमता ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका रूट का ग्रोथ जितना ही नीचे जाएगा, ठीक है, वाटर लेवल भी घटा रहेगा, तो उससे वाटर अपना आराम से ले सकता है, ठीक है।
और अगर वो ऊपर पोर्शन, अगर सूट का पोर्शन कम हो जाएगा तो क्या उसके उससे जो ट्रांसपायरेशन जो होता है जरूरी है कि रिड्यूस होना ही है, क्योंकि उसमें सूट 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 और लिप का जो एरिया है वो भी कम रहेगा उसमें, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, दे आल्सो इंड्यूस एस्टोमासा क्लोडिंग, और यह केमिकल क्या होता है, एस्टोमाटा का क्लोज भी करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है साइकोसेल का, अगर साइकोसेल केमिकल का यूज करेंगे तो सूट का ग्रोथ जो है रिड्यूस हो जाएगा, और रूट का ग्रोथ जो होता है वो बढ़ेगा। और यह क्या होता है, एस्टोमाटा क्लोजिंग करता है, जिससे वजह ट्रांसपायरेशन का रेट जो होता है डेफिनेटली घट जाएगा। अब देखिए वाइंड ब्रेकर्स के बारे में बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है वाइंड ब्रेकर्स, ठीक है। वाइंड ब्रेकर्स एंड, इसको एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वाइंड ब्रेकर्स एंड शेल्टर बेल्ट्स के बारे में है, ठीक है। तो बोल रहा है वाइंड ब्रेक आर सच स्ट्रक्चर, वाइंड ब्रेक वैसा स्ट्रक्चर है विच ब्रेक द वाइंड फ्लो, जो वाइंड फ्लो को ब्रेक करता है, रोकता है, एंड रिड्यूस वाइंड स्पीड को जो है घटाता है। वाइंड ब्रेकर वैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिससे क्या होता है कि वाइंड के फ्लो को, ठीक है, रोकता है, ब्रेक करता है, और रिड्यूस करता है कि वाइंड के स्पीड को रिड्यूस करता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि वाइल जहाँ शेल्टर बेल्ट जो है आर रोज ऑफ ट्री, ठीक है। शेल्टर में क्या है, रोज ऑफ ट्री का रोज है, और सर्ब्स प्लांटेड एक्रॉस द वाइन डायरेक्शन, ठीक है। ये जो शेल्टर बेल्ट होता है रोज ऑफ ट्री होता है, ठीक है, या सर्ब्स प्लांटेड एक्रॉस वाइन डायरेक्शन में जो सर्ब्स प्लांटेड किया जाता है फॉर किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अगेंस्ट वाइंड के लिए, वाइंड से मतलब इसमें शेल्टर बेल्ट में क्या किया जाता है कि एक रो में ट्री लगा दिया जाता है, जहाँ वाइंड का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लगा देते हैं, एक क्रॉस लगा देते हैं, ताकि जो होता है क्या करता है, वाइंड का स्पीड जो होता है ये कम कर देता है, वाइंड से प्रोटेक्शन करता है क्रॉप का, ठीक है, शेल्टर बेल्ट। अब देखिए वाइंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, द प्रोटेक्टिव शेल्टर अगेंस्ट डिस्क्रिक्टिंग डिस्केटिंग वाइंड से क्या करता है, शेल्टर जो होता है प्रोटेक्टिव करता है टू द एक्सटेंड 5 से 10 टाइम हाईएस्ट ऑफ ऑल ट्रॉल ट्री, जो मतलब अनवाइंड वेयर साइड एंड अप टू 30 टाइम्स ऑन लैंड, क्या होता है, लिवार्ड साइड, ठीक है। मतलब जो होता है बोल रहा है, एक मिनट दोस्तों, चला गया, कहाँ चला गया इस इमेज, हाँ क्या बोल रहा था दोस्तों कि वाइंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट प्रोवाइड, क्या द प्रोटेक्टिव शेल्टर प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, डिस्क्रिक्टिंग वाइंड के अगेंस्ट, किसके लिए, टू द एक्सटेंड 5 to 10 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ टाल ट्री ऑन वाइंड वेयर साइड, ठीक है, अप टू 30 टाइम्स ऑफ लीवार्ड साइड, जो लीवार्ड साइड होता है उसके 30 टाइम्स, मतलब 30 टाइम्स जो होता है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है किससे, वाइंड के स्पीड से या वाइंड फ्लो से, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बोल रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बता रहा है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री इज ए सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, जनरली सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है विच इंक्रीज the use of land combine and the production of crop, fruit, forest, plant and animal। एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली एग्रीकल्चर, नाम ही से पता चल रहा है कि एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट एरिया, मतलब फॉरेस्ट के साथ एग्रीकल्चर करना ही हमको क्या बताता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। इससे क्या होता है कि एक तो जो लैंड का यूटिलाइजेशन हो जाता है, अच्छा से हो जाता है, और इससे क्या होता है कि फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्शन, फॉरेस्ट का प्रोडक्शन भी बढ़ता है फॉरेस्ट का, और इसमें जो यूज करते हैं एग्रीकल्चर का, जैसे कोई क्रॉप, पार्टिकुलर कोई क्रॉप या फ्रूट हो गया, और एनिमल्स का भी इंक्रीजिंग या प्रोडक्शन हम लोग इससे कंबाइन करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब
अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का कंपोनेंट बता रहा है अगला पॉइंट, ठीक है। तो क्या कहता है, कौन कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, तो देखिए एग्रो सिल्वीकल्चर हो गया, एग्रो सिल्वीकल्चर हो गया, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या है दोस्तों, एग्री सिल्वीकल्चर है, ठीक है। एग्री सिल्वीकल्चर में जनरली क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप एलोंग विद द फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है। फॉरेस्ट क्रॉप के साथ अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप का ग्रोइंग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर जनरली दोस्त होता है कि जो फॉरेस्ट क्रॉप का ग्रोइंग करते हैं ना हम फॉरेस्ट एरिया में, वहीं सिल्वीकल्चर होता है, ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ अगर फॉरेस्ट क्रॉप का भी मतलब ग्रोइंग करते हैं, दोनों साथ में ग्रोइंग करते हैं फॉरेस्ट क्रॉप और एग्रीकल्चर क्रॉप को, तो एग्री सिल्वीकल्चर बोला जाता है इसको, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, बोल रहा है सेकंड पॉइंट, एक मिनट इसको ऊपर। सेकंड पॉइंट है सेल सेल्वो, सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, सेल्वो पोस्टरल सिस्टम, ठीक है। सेल्वो पोस्टरल सिस्टम है। अब इसमें देखिए क्या होता है, सेल्वो पोस्टरल सिस्टम में क्या होता है, फॉरेस्ट आर मैनेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुडी एज वेल एज रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। इसमें डोमेस्टिक एनिमल, इसमें वो जो बोल रहा है कि फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करता है प्रोडक्शन ऑफ वुडी, प्रोडक्शन ऑफ वुड के लिए है, ठीक है। और रेयरिंग करने के लिए, किसके रेयरिंग करने के, डोमेस्टिक एनिमल है होता है उसको रेयरिंग करने के लिए, और वुड के प्रोडक्शन के लिए इसमें वुड के प्रोडक्शन के लिए फॉरेस्ट को मैनेजमेंट किया था, उसको क्या बोलते हैं, सैलो पोस्टरल सिस्टम बोलते हैं। अब सैलो पोस्टरल सिस्टम क्या, सिल्वीकल्चर हो गया। सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप का मतलब फॉरेस्ट क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसमें क्या होता है, पास्चर का मैनेजमेंट होता है। पास्चर का मतलब जो होता है डोमेस्टिक एनिमल का भी मैनेजमेंट साथ में हो जाए, तो ये क्या बोला जाएगा, सेल्वो पोस्टर सिस्टम बोला जाएगा दोस्तों। क्या बोला जाएगा, सेल्वो पोस्टर सिस्टम बोला जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, एग्रो सेल्वो पोस्टरल सिस्टम, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एग्रो सेल्वो पोस्टरल सिस्टम में क्या हो जाएगा कि फॉरेस्ट क्रॉप के साथ पोस्टल मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर क्रॉप भी उसके साथ, तीनों को एक साथ ले रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप, और जो होता है डोमेस्टिक एनिमल जो होता है, जो भी एनिमल होता है डोमेस्टिक एनिमल होता है, तीनों को एक साथ में ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एग्रो सेल्वो पोस्टल सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रो सिल्वो पोस्टल सिस्टम। एग्रो मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप, सिल्वो मतलब क्या, सिल्वीकल्चरल जो हो गया वो मतलब फॉरेस्ट क्रॉप हो गया, और पोस्टल सिस्टम मतलब जो होता है क्या हो गया, डोमेस्टिक एनिमल हो गया। अगर तीनों का कल्टीवेशन या तीनों का प्रोडक्शन एक साथ एक ही एरिया में कर रहे हैं तो क्या होता है, एग्रो सेल्वो पोस्टल सिस्टम हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या बोलता है, एग्री एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम में क्या होता है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ अगर हॉर्टिकल्चर और उसके बाद फॉरेस्ट क्रॉप का ग्रोइंग कर रहे हैं, तीनों का एक साथ में ग्रोइंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट क्रॉप, तीनों का एक ही में मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है एग्री सिल्वी एक एक्वीकल्चर सिस्टम। एक्वीकल्चर सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जो हम पानी में, या जो पानी में बोला है कि पानी में हम जो या जो बोलते हैं फिश का प्रोडक्शन करते हैं, वहीं एक्वीकल्चर सिस्टम होता है, ठीक है। तो कह रहा है एग्री मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप हो गया, सिल्वी मतलब फॉरेस्ट हो गया, मतलब फॉरेस्ट क्रॉप हो गया, एक्वीकल्चर सिस्टम मतलब फिश का प्रोडक्शन हो गया। अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप और फिश का प्रोडक्शन तीनों एक ही साथ करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एग्री सिल्वी एक्वीकल्चर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्री सिल्वी एक्वीकल्चर सिस्टम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या बोलता है नेक्स्ट में। ठीक है दोस्तों, आज का यूनिट यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है यूनिट है एग्रोनॉमी पोर्शन का निब्रासुंदा में क्लाइमेट। तो कल क्लाइमेट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और कल एक और डिस्कशन करेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो
ये था हमारा एक पॉइंट था यहाँ पे, एक बार कहाँ पे था, हाँ हाँ, NBSS एंड LUP के बारे में कल डिटेल डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद जो होता है नेक्स्ट पोर्शन जो है एग्रोनॉमी का क्लाइमेट है, उसके बारे में दोस्त डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।